नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर सरकार द्वारा जल्दी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस फैसले की वजह से आपकी पेंशन के ऊपर क्या असर होने वाला है, तो उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जो है ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर है, तो उसके लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार द्वारा जल्दी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके ऊपर आपकी पेंशन के संदर्भ में क्या असर होगा, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बहुत जल्द बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। जानिए आप पर क्या होगा इसका असर। जब किसी भी घरेलू सेक्टर में विदेशी कंपनी अपना पैसे लगाती है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई कहते हैं। केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए किसी भी सेक्टर में एफडीआई को लेकर फैसला लेती है। अब मोदी सरकार ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अगली बार जब संसद का सत्र होगा तब पेंशन सेक्टर में एफडीआई को लेकर एक बिल पेश किया जाएगा। पेंशन सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% किए जाने का प्रस्ताव है। संसद का मानसून सत्र जुलाई महीने में शुरू होने वाला है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मानसून सत्र में ही सरकार पेंशन सेक्टर में मौजूद 49% एफडीआई लिमिट को बढ़ाकर 74% किए जाने का प्रस्ताव पेश करेगी। फिलहाल देश में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस से 8.5 करोड़ लोगों को जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह भी देखना जरूरी है कि आखिर सरकार द्वारा एफडीआई में निवेश बढ़ाने के फैसले से इस तरह की पेंशन स्कीम में निवेश करने वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। फरवरी 2021 तक आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक एनपीएस में 4.15 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जबकि ईपीएस में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग का योगदान हो रहा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा पेंशन सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव करीब 8.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को जुड़ा है। क्या ईपीएफ और ईपीएस का नियम, तो जो है ईपीएस और ईपीएफ का नियम क्या है तो उसे भी अभी हम जान लेते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी से हर महीने एक निश्चित राशि कटती है। इतनी राशि कंपनी की ओर से भी कटती है। इस राशि के दो भाग होते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और दूसरा हिस्सा यानी कर्मचारी पेंशन फंड यानी ईपीएस 1995 में जाता है। कर्मचारी की ओर से कटने वाली पूरी 12% राशि ईपीएफ में जमा होती है, जबकि कंपनी की ओर से कटने वाली राशि का 3.67% ही रकम ईपीएफ में जमा होती है। बाकी बचे 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में चली जाती है। इससे हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा होने की सीमा तय की गई है। कैसे तय होती है पेंशन? अब ईपीएस के तहत पेंशन कैसे तय की जाती है, इसे जानना भी आपको बहुत जरूरी है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत किसी भी कर्मचारी की कितना पेंशन मिलेगी, तो यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला यह कि उनका पेंशन योग्य वेतन कितना है, दूसरा यह कि उनकी सर्विस कितनी है, यानी उन्होंने कितने सालों तक नौकरी की है। किसी भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर की मासिक पेंशन राशि का कैलकुलेशन का फार्मूला है। इसके तहत सैलरी गुना नौकरी के साल में 70 से भाग दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी की बेसिक सैलरी हर महीने 10,000 रुपए है और आपने 35 साल तक नौकरी की है। ऐसे में तय फार्मूले के तहत आपकी मासिक पेंशन 5,000 रुपए होगी, यानी 10,000 गुना 35 साल, उसे हमें 70 से भाग देना है और जो कम आएगी तो वो आपकी पेंशन होगी। तो ये एक बेसिक पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर ईपीएस से जुड़े हुए नियमों में पहले कुछ बदलाव भी किए गए हैं, इसका असर भी यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे कि साल 2014 के बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में 15,000 रुपए की एक लिमिट सेट की गई, यानी बेसिक सैलरी आपकी जो है वो 15,000 रुपए के ऊपर भी रही तो भी आपका वेतन के मुताबिक जो है वो केवल 1250 रुपए ही पेंशन फंड में जमा किया जाता है, यानी आपकी पेंशन योग्य जो सैलरी है वो 15,000 रुपए होती है। उससे ज्यादा अगर आपकी बेसिक है तो भी केवल 15,000 रुपए ही गुना करने में यहाँ पर पकड़ी जाती है। उसके बाद सरकार के इस फैसले से आप पर क्या असर आएगा, तो वो भी अभी हम जान लेते हैं।
जानकार बताते हैं कि अगर केंद्र सरकार पेंशन सेक्टर पर एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर देती है तो एक सामान्य पेंशन धारक पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर पेंशन सेक्टर में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ती है तो पेंशन फंड मैनेजमेंट यानी सरकार की कमाई पर असर पड़ेगा। तो जी हाँ, जो पेंशन धारक है, इंडिविजुअल पेंशन धारक है, तो उन पर इसका कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार को जो मिलने वाली कमाई है तो उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पेंशन सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ेगा तो इस सेक्टर का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से होगा, नई तकनीकें आएंगी और आम आदमी को सहूलियतें भी मिलेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात की चर्चा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट या कंपनीज एक्ट के दायरे में लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी पेंशन को लेकर आपके निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ऐसा कदम इसलिए भी उठा सकती है ताकि उसके उपक्रम का भार कम हो जाए। एनपीएस के तहत सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। तो यह सरकार द्वारा ये जो फैसला लिया जा सकता है तो पेंशन धारकों की पेंशन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा, पर सरकार को मिलने वाली कमाई पर इसका असर हो सकता है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।